है तो हम वहां राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। तो सरकार ने लेटर लिखा कि भाई वहां अनुशासनहीनता बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, इसीलिए वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। इसके जवाब में बड़ा सुंदर जवाब एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था और वो जागीर बन गया इस देश की। उन्होंने वापस पत्र लिखा बिहार को, सरकार को, कि मैंने सरकार से ही आंकड़े मांगे हैं कि इस देश में अपराधों की लिस्ट में बिहार का कौन सा नंबर है, और सबूत सामने आया। आंकड़े कहते हैं कि बिहार 5वें नंबर पर खड़ा है। अगर अपराध आधार है राष्ट्रपति शासन का तो क्यों ना ऊपर के 4 पे भी लगा दिया जाए। इसका मतलब केरला स्टोरी को जितना आप समझेंगे, सवाल ये है कि वहां बेटियों को बहला फुसला करके धर्मांतरण किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि ISIS में सम्मिलित किया जा रहा है। इसका मतलब इनडायरेक्टली ऐसी कोई तस्वीर तो देश के सामने नहीं आई जो मीडिया रिपोर्टिंग के तहत ये दिखाती हो कि भाई धर्मांतरण के समय ISIS में शामिल होती हुई तस्वीर आई है क्या, नहीं आई। इसका मतलब एक आकलन है, और जब आकलन होता है तो जाहिर सी बात है उसका कोई आधार आंकड़ा होना चाहिए। तो क्यों ना इस देश के तमाम आंकड़े निकाल लिए जाएं और इस बात की घोषणा डायरेक्टर ही कर दे केरल स्टोरी के कि केरल इस नंबर पे कौन से स्थान पर आता है महिला के गायब होने पे। तो आंकड़ों में ये भी निकल करके आएगा कि गुजरात से 40,000 महिलाएं गायब हो गई। मतलब गुजरात से महिला गायब होगी तो माना जाएगा वो साधु बन गई होगी, और केरल से गायब होगी तो ISIS में चली गई होगी। ये धारणा के तहत फिल्म कैसे चलेगी? या तो आंकड़े पर आप बात करिए, और आंकड़ा कहां से निकलेगा? NCRB से करेगा। तो क्या इस देश में ऐसी कोई फिल्म बनेगी कि NCRB का डाटा कहता है उत्तर प्रदेश वुमेन क्राइम में टॉप पे है? इस देश में ऐसी कोई फिल्म बनेगी? दूसरा एक सवाल और भी है मेरे जहन में, क्या आप मुझे कोई ऐसी फिल्म बता सकते हैं जो सत्ता, शासन और व्यवस्था की कमजोरी बताते हो, बशर्ते कि वो राज्य बीजेपी शासित हो? क्या कोई ऐसी फिल्म बता पाएंगे? इसका मतलब ऐसी कोई फिल्म आपको मिलेगी नहीं। जब सत्ता का चाबुक ऊपर से काम करता है तो नीचे फिल्म के डायरेक्टर सरीखे लहलाने लगते हैं और वो उस विचारधारा को परोसने लगते हैं। देखिए, फिल्म का मकसद क्या है? फिल्म का मकसद अगर सामाजिक संदेश है तो इस फिल्म पर कोई टिकट नहीं लगेगा, ये डायरेक्टर घोषणा करते हैं, फ्री कर दे भाई, सामाजिक संदेश आपको देना है, सामाजिक कार्यक्रम में पैसा कैसा। इसका मतलब सरकार में को छोड़िए, अगर फिल्म के डायरेक्टर सुप्रीम कोर्ट में परसों ये कहने गए कि साहब पश्चिम बंगाल में हमारी फिल्म बैन हो गई, इससे हमें पैसे का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब फिल्म का मकसद तो पैसा कमाना है। और इस देश की बेटियों का सम्मान अगर पैसे के तौर पर बाजार में पेश किया जाएगा, ऐसी फिल्म को मैं कभी देखने को तैयार नहीं। आपके हिसाब से यह फिल्म राजनीति से प्रेरित है? कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको स्पॉन्सर कर रही है। व्यवस्था का वो हिस्सा है जो विचारधारा के प्रभाव में आकर के पैसा बटोरना चाहता है, विचारधारा को बिजनेस बनाना चाहता है, विचारधारा को पैसे का धंधा बनाना चाहता है। उसी प्रोजेक्ट के तहत ये फिल्म निकली। जब इसमें कोई सत्यता है ही नहीं तो डरने की क्या जरूरत है? बैन क्यों किया जा रहा है? देखिए, बैन इसीलिए किया जा रहा है, कई बार कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है। अगर कानून व्यवस्था बिगड़ गई तो किसका सब्जेक्ट है? स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। जिम्मेदार कौन है? राज्य। अगर राज्य का मुख्यमंत्री भी ये तय नहीं करेगा कि इस राज्य में कानून व्यवस्था कायम रहे तो फिर तय कौन करेगा? इसका मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके कंधों पर है? लेकिन दिल्ली में फिल्म चल रही है, गुजरात में चल रही है, यूपी में चल रही है, मध्य प्रदेश में चल रही है, मुंबई में चल रही है, वहाँ तो कोई दंगा नहीं हो रहा है, वहाँ कोई शासन व्यवस्था में कोई खराबी नहीं आ रही है, फिर खाली पश्चिम बंगाल और केरल वगैरह में ही क्यों व्यवस्था खराब हो रही है? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि 2013 में जब इस देश में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तब भी पूरा भारत तो शांति थी। भारत एक नहीं है, भारत अलग अलग रंगों का एक समूह है, और अपने राज्य के मिजाज को उसके मुख्यमंत्री जो इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री है उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अगर आप ये कहते हैं कि क्योंकि हिमाचल में दंगा नहीं हुआ इसीलिए वेस्ट बंगाल में भी दंगा नहीं होगा, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हिमाचल की संस्कृति और वेस्ट बंगाल की संस्कृति एक है। ऐसा बिल्कुल नहीं, विचारधाराओं में अंतर है। आप मुझे बता दीजिए, अक्सर राज्यों में चुनाव शांति से संपूर्ण हो जाते हैं, विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान पश्चिम बंगाल को हुआ है। राज्य का माहौल देखना पड़ता है और तब एक मुख्यमंत्री को फैसला लेना पड़ता है। एक बात और भी आप समझ लीजिए, दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि केरल जो पढ़ाई के क्षेत्र में टॉप है, केरल जो इस देश में पढ़ाई को अपनी पहचान बनाते हुए भारत माता का राज तिलक कर रहा है, करने की कोशिश क्यों? इसीलिए क्योंकि वहाँ एक पार्टी विशेष को वोट नहीं मिलते, इसीलिए क्योंकि वहाँ एक पार्टी विशेष सत्ता नहीं पा पाई। एक बात आप समझ लीजिए, अगर धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार दरबार जो
जो मौजूदा स्थिति पर है, जिस तरीके से मौजूदा सत्ता के नेता वहां नतमस्तक है, दिल्ली से गए एक नेताजी गाड़ी चलाने बाबत, और मैं मानता हूं कि राजनीति में हर पार्टी में मिल जाएंगे ऐसे नेता, किसी एक पार्टी का भी विषय नहीं है। अगर केरल स्टोरी और धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार दरबार भारत की हर समस्या का समाधान है, तो संविधान की किताब के ऊपर इस फिल्म का पोस्टर चस्पा कर दीजिए, और भारत के अगर दुख दूर होते हो तो हमें बताइए। आपके हिसाब से इस फिल्म में कोई भी सत्यता नहीं है, आप इसे फेक मानते हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस देश के इस फिल्म के डायरेक्टर ने कोर्ट में कहा है कि हम कुछ हिस्से को अपने सोशल मीडिया से हटा लेंगे। ये कोर्ट में उन्होंने स्वीकारा है। क्यों वो हटाने की बात कर रहे थे? क्या वो कदम पीछे हटा रहे हैं? क्यों हटा रहे हैं कदम पीछे? अगर ये सच है, सवाल इसी बात का है। मैं इस फिल्म को देख लूंगा, इसके सत्यता भी मान लूंगा, इसके पीछे के आंकड़े जारी करिए और वो कारण जारी करिए जिसके तहत गुजरात की महिला गायब होगी तो वो साधु बन जाएगी, और केरल की महिला गायब होगी तो वो आतंकवादी हो जाएगी। ये अंतर, ये धारणा, ये सबूत किस धारणा का है, पहले ये बता। इस बात को मैं मानता हूं कि हर राज्य में ऐसा धर्मांतरण हो रहा है, सिर्फ केरल में नहीं हो रहा है। लेकिन इस फिल्म के बाद बहुत सी महिलाएं, बहुत सी लड़कियां निकल के आई हैं और नेशनल मीडिया पे उनका इंटरव्यू अभी भी अवेलेबल है। वो कह रही है कि हाँ, इस फिल्म में सत्यता है और धर्मांतरण का खेल केरल में चल रहा है अभी भी। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए, अगर धर्मांतरण का खेल चल रहा है, इसको रोकने की जिम्मेदारी फिल्म की है, फिल्म के डायरेक्टरों की है। देश में एक सरकार केंद्र में बैठी है जो इतना बड़ा कानून हाथ में होते हुए भी धर्मांतरण नहीं रोक पा रही। घर वापसी जैसे नारे तो आरएसएस से पुराने चले, 2014 का दौर आप याद कर लीजिए। घर वापसी का नारा गढ़ा गया कि नहीं? अयोध्या से घर वापसी का नारा गढ़ा गया। हम कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा काम हो रहा है तो रोकने के लिए काम, सरकार रोकने के लिए काम नहीं कर रही है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं देखिए नाटक फिल्म के तौर पर कि ऐसा हो रहा है। अरे रोकेगा कौन? किसने प्रधानमंत्री के हाथ बांधे हैं कि आप मत रोकिए इस तरह की चीजों को? क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ऐसे बयान देते हैं कि मैं कपड़े देखकर व्यक्ति पहचानता हूँ। जब देश का प्रधानमंत्री कपड़े देखकर आदमी पहचानेगा, उस वक्त धर्मांतरण रोकेगा कौन? और धर्मांतरण लागू करने वाले लोग कौन है और उन्हें खुली छूट कौन दे रहा है? सवाल इस बात पर है। फिल्म बवंडर खड़ा करती है और इसमें अपराधी बच जाता है। ऐसे ही द कश्मीर फाइल्स आई थी, फिर कहा गया था कि एकमात्र प्रोपेगेंडा है, इस फिल्म को सरकार फाइनेंस कर रही है, सपोर्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है। और कर्नाटका में आपने अगर देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी द केरल स्टोरी का जिक्र किया था। हाँ, एक बात आप और भी समझिए, मुझे बताइए प्रधानमंत्री इस देश में क्या हर फिल्म प्रमोट करते हैं? नहीं करते हैं। तो कुछ फिल्म विशेष ही क्यों प्रमोट कर रहे हैं? ऐसे प्रधानमंत्री की कौन सी मजबूरी है कि एक विशेष फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं प्रधानमंत्री? क्या ये उसी बात से जोड़ दिया जाए कि जिस तरह एक प्राइवेट जियो कंपनी ने प्रधानमंत्री का फोटो छाप करके अपनी कंपनी का ऐड कर दिया था और बीएसएनएल दब गई थी, आज तक कर्ज से बीएसएनएल उभरने को तैयार नहीं, बंद होने की चौखट पर है। सरकारी कंपनी बंद हो गई, प्राइवेट कंपनी प्रधानमंत्री का फोटो चश्मा करके बिजनेस कर गई। क्या यही मान लिया जाए कि इस तरह के डायरेक्टर प्रधानमंत्री की सहायता लेकर के एक मनगढ़ंत प्रायोजित तरीके से एक नीति बना करके पैसे का धंधा कर रहे हैं? अच्छी चीज को तो प्रमोट करना ही चाहिए। अच्छी चीज। अच्छा, ये अच्छा विषय है कि हमारे देश की महिलाएं IAS को ज्वाइन कर रही है। ये प्रधानमंत्री के गौरव का विषय है कि शर्म का विषय? बताइए मुझे। नहीं, शर्म का तो है, लेकिन इससे और लोग जागरूक होंगे। जागरूक कौन होगा? लड़कियां जागरूक होंगी। पहले इसका मतलब तो प्रधानमंत्री तो लाल किले की प्राचीर से 26 जनवरी आ रहा है, प्रधानमंत्री सबसे पहले आंकड़े दे दे। भाई केरल को ही रण का मैदान क्यों बनाया गया? या तो आप ये कहो कि भाई केरल में ये महिलाओं का आंकड़ा सबसे ज्यादा है, ऐसी भी कोई खबर आई नहीं। इसका मतलब और भी बहुत राज्य है जहां वुमेन्स क्राइम हो सकता है केरल से भी ऊपर हो। क्या उनका कोई जिक्र हुआ है क्या? और अगर नहीं हुआ है तो इसके पीछे प्रायोजित तरीके से कारण क्या है? क्यों ऐसा जिक्र नहीं हो रहा है? इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और जब तक इन बातों का जवाब नहीं दिया जाता तब तक ये फिल्म सिर्फ राजनीतिक हथकंडा कही जाएगी, क्योंकि इसके पीछे कोई फैक्ट सामने नजर नहीं आता। आपने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इस मामले में जिक्र किया। वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, वो सनातन का प्रचार करते हैं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि इससे हिंदू मुसलमान में वैमनस्यता का माहौल फैलेगा क्या? अच्छा, मुझे बता दीजिए, पहले माहौल पे बाद में आते हैं। क्या इस देश के संविधान को तिलांजलि दे रहे हैं? कैसे इस देश में जिसकी पहचान विविधता है, जिसका मान और सम्मान विविधता है, कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर सकता है? क्या इस देश में 140 करोड़ की बात हिंदू राष्ट्र के छप्पर तले की जा सकती है? अगर की जा सकती है तो प्रधानमंत्री इस तख्ती को जारी कर दे। शर्मनाक विषय है। लेकिन उनके दरबार में ही कुछ मुस्लिम लोग भी पहुंचते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान से सहमत हैं और हम भी हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, जब आदमी दिमाग से पैदल हो जाए उसका कोई धर्म नहीं होता।
व्यक्ति जब दिमाग से पैदल हो जाए उसका कोई धर्म नहीं होता, जिस तरह आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसी तरह बदचलन पागल आदमी का भी कोई धर्म नहीं। वो पागल आदमी भारत के ऊपर बोझ यहाँ भी हो सकता है जंतर मंतर पे, और वो बिहार के धीरेन्द्र शास्त्री के प्रोग्राम में भी हो सकता है, वो बुर्खा पहने भी हो सकता है और वो संत के कपड़े पहने भी हो सकता है। तो पागल आदमी का कोई इलाज नहीं। इस तरह के पागलपन का नारा धीरेन्द्र शास्त्री अगर दे रहे हैं तो उनके छप्पर तले कुछ और लोगों का दिमाग परिवर्तित हो गया होगा, पागलपन की बीमारी हो जाती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सपोर्ट में तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी तो आती है, जैसा कि आपने ड्राइवर का नाम लिया मनोज तिवारी जी का वहाँ पे, लेकिन जो अपोजिट पार्टियां तेज यादव थे उन्होंने तो उनका विरोध किया, लेकिन विरोध का कुछ असर नहीं दिखा और उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया। आज तक इतिहास में बिहार में जितनी भीड़ उनके कथा में, हनुमंत कथा में पहुंची, अभी तक किसी नेता के रैली में भी नहीं पहुंची थी। दो बातें आपने पूछी, पहली का जवाब पहले देता हूँ, दूसरी का बाद में, और बहुत अच्छा जवाब दूंगा, आप बात समझिए जी। पहली का जवाब ये है कि भाजपा के नेता दिखे, भाजपा के नेता प्रधानमंत्री को शामिल करके बोल रहा हूँ, आसाराम के प्रोग्राम में भी नजर आए, बोलो आए कि नहीं? बाद में काला चिट्ठा क्या खुला, बेटियों की इज्जत से खेलने वाले आदमी को तुमने सर पे बैठा दिया। कहां से हिम्मत मिली? क्योंकि जब देश की सरकार, देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग रेंगते हुए जाकर के किसी को इतना चढ़ा देंगे तो वो इस तरह की हरकतों का अंजाम देता है। राम रहीम दूसरा उदाहरण, किस तरह का काला चिट्ठा निकला। कल अगर इस व्यक्ति पे भी इस तरह का काला चिट्ठा निकला, पिछलों पे तो माफी उन्होंने नहीं मांगी, क्या इस पे भी मांगेंगे क्या? सवाल ये बात का है कि आप वोट कमाना चाहते हैं, वोट कमाइए, लेकिन एक आदमी को इतना बड़ा मत बता दे कि वो बेटियों के सम्मान से पहले ऐसा हो चुका खेल। ऐसे आरोप तो लेकिन सिर्फ सनातन के प्रभाव पे ही नहीं, अलग अलग धर्म पे भी लगते हैं, मौलवी पे लगते हैं, पादरी पे लगते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जो हिंदू समुदाय के बाबा है उन पे ही आरोप लगते हैं, और भी तो लोग हैं। सर, इस देश का संविधान इतना सुनहरा है, उसने कभी क्राइम को धर्म से नहीं जोड़ा, चाहे वो पादरी पे लगे, चाहे वो मौलवी पे लगे, और चाहे वो किसी संत और महात्मा पे लगे, कानून अपना काम करेगा। इस देश में कानून को अगर आपने धर्म से जोड़ दिया तो इस देश में बगावत हो जाएगी। कानून धर्म से ऊपर है, और इसीलिए इस देश के संविधान में यह बात लिखी हुई है कि कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कोई भी धर्म का प्रचार नहीं करेगा। किसी सरकारी स्कूल में इस देश में धर्म का प्रचार नहीं होता। संविधान बनाने वाले कितने सुंदर लोग थे, कितनी दूर के सोच के संविधान बना रहे थे, उसको अगर आप लागू कर दे तो इस देश में समस्या खड़ी होगी। आप कहते हैं सवाल छूट गया, पहले उस पर आ जाऊं, नहीं तो वो सवाल छूट जाएगा, और इतनी निष्पक्षता से आपको कोई जवाब नहीं देगा जितनी मैं दे रहा हूँ। तेज प्रताप ने बांध ली बिना बात गले में घंटी, जिसकी कोई जरूरत थी नहीं। मुझे ये भी सवाल है कि जब ये पता है कि इस आदमी को बोलना नहीं आता, इस आदमी को राजनीति की ABCD पता नहीं, इस आदमी को बयानबाजी का नहीं पता, मंत्री पद देना जरूरी है? बताओ, गले में घंटी बांधी के नहीं? अगर मान लो वो धीरेन्द्र शास्त्री पे तीखी टिप्पणी ना करता तो ना तो इसे मंच मिलता जो इसने बना के तैयार करके दे दिया किसने? तेज प्रताप ने। मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे नकारिएगा। ये मंच किसने बनाया? प्लेटफॉर्म बना दिया तेज प्रताप ने बिना बात दो गाली देके, और वो तो आर्टिकल नंबर 19 का पकड़ के झंडा, इस तरह हम यहाँ है वो वहां पहुंच गया। भाई, देश में कोई कहीं भी जा सकता है, किसी का बाप का मालिक तो इस देश में कोई है नहीं। तो तेज प्रताप ने तो किया मंच तैयार अपने पागलपन में, और फायदा उठा गया धीरेन्द्र शास्त्री। दरअसल बात दिमाग दोनों में इतना ही है, धीरेन्द्र शास्त्री में भी तेज प्रताप में भी। राजनीति कई बार ऐसी मजबूर होकर खड़ी हो जाती है जिस तरह एक भाई दूसरे भाई की हरकत से मजबूर नजर आ रहा है। जैसा आप कहते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चरणों पे पूरे बीजेपी सरकार मिली हुई है, तो MP में कमलनाथ भी तो उनके दरबार में जाते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनका आशीर्वाद देते हैं, तो कांग्रेस भी तो उसी स्तर पहुंच रही है। सर, मेरे बात में पूरी पे आपने गौर नहीं किया। मैंने जब ये बात कही थी, साथ में ये भी कहा था कि हर पार्टी में इस तरह के लोग जिनको लगता है कि सीधा ये धीरेन्द्र शास्त्री तुझे जिता देगा। अगर धीरेन्द्र शास्त्री इस देश में सत्ताएं दिलाता तो इस देश में कभी निर्भया के लिए सड़कों पर लोग नहीं आते। अगर धीरेन्द्र शास्त्री और धर्म ही हर जड़ी बूटी का इलाज होता तो अन्ना सरीखा इस देश में संत एक सत्ता को उखाड़ नहीं फेंक पाता। इस देश में मुद्दों की राजनीति कर्नाटक में हुई, बताइए कौन सा धीरेन्द्र शास्त्री वहां काम आया? मुद्दों पर वोट पड़ी, मुद्दों पर रिजल्ट आया। देश में अगर नेता मुद्दों पर बात करेगा तो जान बच जाएगी। लेकिन एक बात भी है कि इस देश में अगर हर व्यक्ति मुद्दों पे ही बात करेगा तो इस तरह के लोगों की राजनीति चलेगी कैसे? जिस तरह ड्राइवर बने हुए हैं बाबा के। मुझे बता दीजिए, बाबा के पास ड्राइवर नहीं है क्या? बाबा के पास ड्राइवर है ना भाई। बस मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि देश को खतरा है। अगर आप इस तरह का कोई भी काम करें तो आसाराम और राम रहीम की वो तस्वीर याद कर लेना। उनके ड्राइवर जब इस देश के बड़े बड़े नेता बने तो वो इतने बेलगाम हो गए कि बेटियों की इज्जत से खेल गए। कल इस आदमी को इतनी हिम्मत मत दे देना कि कल इसका भी कोई काला चिट्ठा सामने। लेकिन 5 फिंगर इज नॉट सेम, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। जरूरी नहीं है कि आसाराम गलत है तो धीरेन्द्र शास्त्री गलत निकले। सर, हम ये कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री गलत है ही नहीं, हम ये मान लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अच्छा आदमी अपना काम कर रहा है। हम ये कह रहे हैं कि इस देश
की राजनीति धीरेन्द्र शास्त्री की झोली में जाकर के ना लेटे तो कहीं देश नहीं चलेगा। बस धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, बस चाहे तुम उनके जैसे बददिमाग आदमी इस देश में 140 करोड़ के भारत में होंगे, 5-10 लाख, क्या उनसे देश चल रहा है, रुक रहा है? इस तरह के आदमी को इग्नोर किया जाना चाहिए। देखो एक बात है, राहत इंदौरी ने एक बात कही है कि गांधी ने भी इस बात को बहुत पहले रिपीट किया, तभी बोलो जब बोलना मौन से बेहतर हो। ये बात अगर तेज प्रताप को समझ में आ गई होती तो धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बिहार में वो मंच तैयार नहीं होता जो उसने करके दे दिया। बिहार को अखाड़ा बनाया किसने? धीरेन्द्र शास्त्री का, तेज प्रताप ने बनाया, बिना बात के बयान दे दिया, अब उस पर राजनीति है। तो ये देश के लिए शर्मनाक मुद्दे हैं। इस देश में बात इस बात पर होनी चाहिए कि 2019 में जब एनएसएसओ ने आंकड़ा दिया कि 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है तो क्या होगा? इस देश में अगर फौज 4 साल की होगी तो उसका परिणाम क्या होगा? इस देश में बात होनी चाहिए कि मणिपुर में जो हिंसा भड़की है, मुझे बताइए देश को बिहार में देखना चाहिए कि मणिपुर देखना चाहिए? मणिपुर में जहां हमारे लोगों की जान जा रही है, देश की शांति को खतरा है, उस वक्त एक बाबा हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रहा है। क्या देश का ध्यान वहां होना चाहिए कि मणिपुर में होना चाहिए? इन लोग जो सत्ताधीश ड्राइवर बने हुए हैं, इनको क्या मरहम नहीं लगाने चाहिए घायलों को मणिपुर में? ये इधर आकर के अखाड़े में जो कूदे हुए हैं, क्योंकि इन्हें जनता की सरोकार से कोई मतलब नहीं है। इन्हें घटिया राजनीति में कहूंगा, बड़ी राजनीति तो लायक तो है ही नहीं है। घटिया राजनीति जिस तरीके से कर रहे हैं, और इसका जिक्र एक बार प्रधानमंत्री भी अपने बयान में कर चुके हैं कि जितने तथाकथित गोरक्षक है ना, ये रात में कुकर्म करते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा था इस देश में। और ये जितने हिंदू राष्ट्र मांगने वाले हैं, हकीकत कुछ इनकी भी ऐसी है, लेकिन अगर जांच की जाए। क्या शुभम मलिक धीरेन्द्र शास्त्री